नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। 4-5 दिन का ब्रेक लग गया था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। थोड़ी सी जो है व्यस्तता और थोड़ी सुस्तता, दोनों ही बातें हो गई थी। फिर आज कमेंट्स आए स्टूडेंट के, पढ़े मैंने कि क्या बात है, 4-5 दिन हो गए क्लास नहीं आ रही, कहाँ हो, ठीक तो होना। तो अच्छा लगता है जैसे आप लोग इतनी केयर करते हैं, हम आपका इंतज़ार करते हैं, आप हमारा इंतज़ार करते हैं। तो हम आर्थिक समीक्षा पढ़ रहे थे, जिसमें सारांश जो दे रखा है शुरुआत में 30 पेज का, वो हमने 5 क्लास में कर लिया था। तो मुख्य मुख्य बातें हालांकि हमने कवर की है, फिर भी अभी जो 11 अध्याय है उनमें भी काफ़ी मुख्य बातें, अहम बातें हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे। और मैंने पूछा आपसे, तो आपने कहा कि ज़रूर हम पढ़ना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से 10 से 1 क्लास में जो है, यानी अगस्त में हम इनको कवर कर लेंगे, 10-12 क्लास में। साथ ही साथ करंट अफेयर पर भी काम चल रहा है, नोट्स मेकिंग का काम चल रहा है, नोट्स बना रहा हूँ, तो वो भी क्लास हम ले लेंगे इसी अगस्त में ही। और प्रयास रहेगा जनवरी से लेके अगस्त तक का करंट अफेयर। राजस्थान का तो करवा रखा है, केवल अगस्त का बाकी है। और जो इंडिया लेवल का है, इंडिया और वर्ल्ड लेवल का, वो आपको कवर करवा देंगे, जिससे कि RS प्री वाला और जूनियर अकाउंटेंट उनमें काम आ जाएगा, फर्स्ट ग्रेड में काम आ जाएगा अगर वैकेंसी आ जाती है तो। नहीं आती है, उम्मीद है आ जाएगी, और मान लो नहीं आती है तो भी तैयारी तो आपको जारी रखनी है, थोड़ी थोड़ी तैयारी जारी रखें। पर लग रहा है कि वैकेंसी तो आई जाएगी, एग्ज़ाम भले ही नए साल पे हो। और करंट अफेयर और ये इकोनॉमिक, अभी ये 2 चला रहे हैं अपन। प्रति व्यक्ति आय, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी आप दोबारा देख लीजिए कि 2 प्रकार की कीमतें होती हैं। एक तो होती है स्थिर कीमतें और एक होती है प्रचलित मूल्य या कीमतें। प्रचलित मूल्य इन्हें वर्तमान के मूल्य हैं जो कि ज़्यादा होंगे, तो इन पर कोई भी चीज़ है वो ज़्यादा होगी। और जो स्थिर मूल्य है, जो कि अलग अलग उसके डाटा है, जैसे ये जो GDP वगैरह है, इसमें 2011-12 का है, तो स्थिर मूल्यों के ऊपर तो है थोड़ी कम होगी, क्योंकि वो मूल्य 2011-12 में हर चीज़ के भाव ताव वगैरह सब कम थे, तो उस हिसाब से मुद्रास्फीति भी कम थी। तो स्थिर मूल्यों पर 2021-22 में 80,000 राजस्थान की आय थी प्रति व्यक्ति, और प्रचलित मूल्यों पर 1,35,000। 22-23 में जो है बढ़ी है, एक साल में कितने % बढ़ गई? 6% बढ़ गई, मतलब इसका 6% बढ़ गई, तो 86,000 हो गई है। और प्रचलित के ऊपर देखें तो 1,56,000, 149। तो आप मोटे तौर पे देखो, पिछले साल थी 80-135, 80-135, इस बार है 86-156। तो दोनों दिमाग में 86 और 156 आप याद रखना। यहाँ 6% बढ़ी है या 14%, 6-14, या फिर आप 86-156, 86-156, ये थोड़ा ध्यान में रखना। भारत की भी देख लो, भारत की जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय, वो स्थिर मूल्यों पर 96,000, ठीक है, 96,000 है, और राजस्थान की है 86,000, ठीक है। वृद्धि दर की बात करें, भारत की एक साल में 5% बढ़ी है, जबकि राजस्थान की 6 लगभग 7% के आसपास बढ़ी है। क्लियर? तो ये इसलिए याद करवाया है कि क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो कुछ चीज़ों को यहाँ आर्थिक समीक्षा में भी रिपीट कर रखा है, तो मैंने भी रिपीट किया है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा रिवीजन वाली है। PDF टेलीग्राम पे भेज दी जाएगी, तो आप वापस रिवीजन कर लेना। सकल स्थायी पूंजी निर्माण। स्थायी पूंजी क्या होती है? स्थायी पूंजी जैसे कोई मशीनरी वगैरह लाते हैं, तो वो स्थायी पूंजी है। जैसे डिजिटल बोर्ड है, कंप्यूटर है, तो ये स्थायी पूंजी है, ठीक है। तो उत्पादनकर्ता द्वारा सर्जित की गई परिसंपत्तियों में से निस्तारित संपत्तियों को घटाने के बाद बची पूंजी स्थायी पूंजी होती है। निस्तारण होता है ना किसी चीज़ का, जैसे मान लो कंप्यूटर लाए, ठीक है, साथ साथ माइक भी लाए, मान लीजिए माइक ख़राब हो गया, तो वो ख़राब हो गया ना, उसका निस्तारण कर दिया, हटा दिया उसको, तो वो स्थायी पूंजी में फिर नहीं गिना जाएगा। जो चीज़ ख़राब हो गई, बल्ब लाए फ्यूज हो गया मान लो, तो जो चीज़ ख़राब हो गई, हट गई, तो उसको घटा के, निस्तारित संपत्तियों को घटाने के बाद में जो पूंजी बचती है वो स्थायी पूंजी है। स्थायी पूंजी का खर्चा बार बार नहीं होता, कई सालों बाद होता है, ठीक है। तो इसलिए प्रचलित कीमतों के ऊपर 2021-22 में कुल जो संपत्तियां हैं, यानी जो स्थायी पूंजी है राजस्थान की, वो 3.46 लाख करोड़ थी।
और जीएसडीपी का 28% थी, यानी जो कुल सकल घरेलू उत्पाद था ना, कुल जो इनकम हुई, उत्पादन हुआ, कमाई हुई, उसका 28% स्थायी पूंजी भी कमाई गई थी। ठीक है। अब सकल स्थायी जो पूंजी है तो इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो है जैसे निजी क्षेत्र और दूसरा जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र की हो गई एक तो पूंजी, प्राइवेट कंपनियां, फैक्ट्रियां वगैरह, और एक हो गई सरकार वाली। तो निजी क्षेत्र ज़्यादा है, मतलब लगभग 76 यानी एक तिहाई क्या हो गया, ये 25% है ना, तो 75% से ज़्यादा, तो ये एक चौथाई है ना ये, तो 76% और ये 23%। तो सरकारी स्थायी पूंजी का कम है, निजी है वो ज़्यादा है। चीज़ें थोड़ी ध्यान में होनी ज़रूरी है। पढ़ा हुआ है ना, जरूरी नहीं हर चीज़ आप रटो ही, कई चीज़ें ऐसी होती है एक बार पढ़ के छोड़ी तो भी आपके समझ विकसित होगी, अच्छा निजी ज़्यादा है ये कम है, तो ऐसे आपको याद रह जाता है। स्थायी पूंजी के क्षेत्र, स्थायी पूंजी जैसे देखो कृषि के क्षेत्र में हो जाती है, वानिकी में हो जाती है, मत्स्य क्षेत्र में, इसमें सबसे कम है स्थायी पूंजी क्योंकि इसमें ऐसा कोई इतना है नहीं इन्वेस्टमेंट। खनन निर्माण, और राजस्थान में भी मत्स्य का क्योंकि कोई समुद्री किनारा नहीं लगता तो कुछ झीलें हैं वहीं है, तो इसलिए खनन निर्माण तो सबसे ज़्यादा इसमें है स्थायी पूंजी, खनन निर्माण में, खनन नहीं निर्माण में, केवल निर्माण में स्थायी पूंजी ज़्यादा यहाँ पे है। और विद्युत, गैस, जल, रेल, संचार, होटल, भवन, वित्तीय सेवाएं, लोक प्रशासन यहाँ भी है। तो आदि क्षेत्रों में स्थायी पूंजी, अब मान लो कोई भवन बना, बिल्डिंग बनी, वो सब इसमें आ जाता है। अब बात आती है मूल्य सांख्यिकी, इंपॉर्टेंट है, आप समझने का प्रयास करें। मूल्य सांख्यिकी का मतलब जैसे हमने पढ़ा ना अभी कि एक तो परस्लित मूल्यों पर और एक स्थायी मूल्यों पर, तो उन मूल्यों में भी अलग अलग सूचकांक है। जैसे मूल्य सूचकांक, एक तो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, एक है थोक मूल्य सूचकांक। ठीक है, इनके आधार पर जो है वो मापा जाता है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है ना, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, भाई हम कोई चीज़ लाते हैं, खरीदते हैं, उसको काम में लेते हैं, तो हम कंज्यूमर है, उपभोक्ता है। तो इसमें इनको खुदरा मूल्य भी बोलते हैं, और ये 4 प्रकार है, और ये प्रति माह जारी होते हैं। थोक मूल्य सूचकांक जो है, थोक मूल्य जो है होलसेल प्राइस है। होलसेल प्राइस कम होती है मगर बड़े स्तर पे सामान लेना पड़ता है, तो ये WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसका जो वर्ष है वो 1999-2000 है। याद रखना, प्रश्न सीधे सीधे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। RS प्री, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर प्री, उसके अलावा जैसे इस टाइप के प्रश्न अगर थोड़ा इकोनॉमिक संबंधी कहीं आता है वहाँ सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी। तो 1999-2000 ये आधार वर्ष है थोक मूल्य सूचकांक का। थोक मूल्य में 154 154 वस्तुएं जो है वो शामिल की गई है। ये भी मासिक है, ये मासिक है। ये जो थोक मूल्य सूचकांक है ये आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय जो है उसके द्वारा जारी किया जाता है। इसी के द्वारा ये इकोनॉमिक सर्वे जारी किया गया है, 1957 से जारी किया जा रहा है। WPI 2021 में 363 था, 363। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि जैसे 1999 में जिन चीज़ों के भाव मान लो 100 रुपये थे, ठीक है, किसी चीज़ के मान लो भाव 100 रुपये थे, उसके अब 2021 में 300 रुपये हो गए, 363। तो आप समझ गए होंगे कि कितने गुना, 3 गुना नहीं, परसेंट, हाँ 3 गुना वैसे मान लिया, 3.5 गुना, परसेंटेज देखें तो 300%, 350%, 3.63 हो गया ना, 363। नवंबर 2022 ये लेटेस्ट डाटा है, तो आपको सीधा सीधा आप याद रख सकते हो, पूछा जा सकता है कि भाई थोक मूल्य सूचकांक क्या था नवंबर 2022 तक, तो 385, यानी जहाँ 100 रुपये हुआ करते थे आज से 23 साल पहले चीज़ों के, उनके थोक मूल्य के जो भाव है जो कि इनसे सस्ते होते हैं, इनसे सस्ता ही पड़ेगा ना होलसेल वाले, तो वो भी 100 के 385 हो गए हैं। और वृद्धि जो है वो 6.12 कौन सी है, 1 साल की है, कि जैसे जो 20-21 में थे ना, जैसे ये देख लो 363 का 385 बढ़ा है ना ये 1 साल में, तो ये 6% बढ़ा है, यानी 100 के पीछे 6, तो 300 के पीछे 6 18 के लगभग 18-20, तो इतना इसमें बढ़ गया है। भारत का जो है ये 151 है, भारत का जो थोक मूल्य सूचकांक है, हालांकि भारत का वर्ष भी शायद बाद का है, 1999 नहीं है। वृद्धि दर है 12,
तो यहाँ ये तुलना भी की जाती है, सरकार ये बताती है विधानसभा में कि भाई भारत की वृद्धि दर 12 रही है जबकि हमारे राजस्थान की वृद्धि दर 6 ही रही है। ऐसे इस प्रकार से ये तुलनात्मक रूप से बताने का प्रयास किया जाता है। आगे की बात करें, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी 2 प्रकार के मूल्य सूचकांक होते हैं, एक तो थोक मूल्य और एक खुदरा मूल्य। थोक मूल्य का हमने पढ़ लिया, अब खुदरा मूल्य जो है ना उपभोक्ता वाला, वो इसके 4 प्रकार होते हैं। तो ये आपको चारों प्रकार याद रखने हैं, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो इनको हम कहेंगे शॉर्ट में CPI। कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, किसी चीज़ को उपभोग करने वाला। तो प्रकार जो है वो इसके 4 है। पहली बात तो यहीं से 4 प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला प्रकार है औद्योगिक श्रमिक। भाई श्रमिक है, मजदूर है। तो एक तो वो मजदूर होते हैं जो फैक्ट्रियों में, उद्योग धंधों में लगे हुए हैं। एक वो मजदूर होते हैं जो खेती में लगे हुए हैं, तो कृषक श्रमिक है। तो किसान के लिए भी चीज़ें चाहिए ज़रूरत के अनुसार। उद्योग धंधों में काम करने वाले मजदूर, उनको भी चीज़ें चाहिए, वस्तुएं चाहिए। ठीक है, तो एक तो औद्योगिक श्रमिक हो गया उपभोक्ता, एक हो गया किसान, तीसरा हो गया ग्रामीण श्रमिक जो गांव में रहता है वो, और चौथा हो गया मिश्रित, मिक्स ग्रामीण शहरी आदि श्रमिक। तो मुख्यतः ये श्रमिकों के हिसाब से कि भाई मजदूर है तो वो चीज़ें खरीदता है, उसको मजदूरी मिलती है, उसके अनुसार ही खरीदेगा ना वो, तो उस हिसाब से ये तय किया जाता है। तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए आधार वर्ष है 2016। तो फैक्चुअल बात देखें तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि थोक मूल्य का तो है 99, उपभोक्ता मूल्य में औद्योगिक श्रमिक जो है इनके लिए 2016 का ही है, 7 साल पहले का आधार वर्ष बराबर 100। तो औद्योगिक मजदूर यानी इंडस्ट्रियल वर्कर IW के स्थायी बास्केट के खुदरा मूल्यों की दरें। स्थायी बास्केट मतलब एक टोकरी यानी एक ऐसी लिस्ट जो सामान्यतः सामान खरीदता है व्यक्ति, उस लिस्ट की जो दरें हैं वो फिक्स मतलब बताई गई है कि 2016 में ये इस भाव थी, ये इस भाव थी, और अब 2023 में ये इस भाव हो गई तो इतनी बढ़ गई इस हिसाब से। जैसे क्या क्या दरें थी, क्या क्या चीज़ें हैं बास्केट में, जैसे खाद्य वस्तु, पेय पदार्थ पीने की भी, पान वगैरह, सुपारी, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी वगैरह, सिगरेट, ठीक है, मादक पेय वगैरह, वस्त्र, जूते, आवास, ईंधन, जैसे ईंधन में ये आ गया पेट्रोल, डीजल और ये LPG वगैरह, प्रकाश, बिजली, पानी और अन्य चीज़ें। तो इस प्रकार की ये सूची है उस सूची के अनुसार जो है वो होती है खुदरा मूल्यों की दरें। ठीक है, तो उपभोक्ता में कौन सी आएगी, खुदरा मूल्य आएंगे। खुदरा मूल्य जानते हो ना आप कोई भी दुकान जाते हो तो दुकान वाला आपसे जो भाव लेता है तो वो खुदरा मूल्य के है। और कभी कभी मान लो आप होलसेल वाली दुकान चले जाते हो या फिर आप व्यापारी है और आप बड़े स्तर पे सामान लाते हैं तो होलसेल से लाएंगे, वहाँ आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा, तो वो थोक प्राइस हो गई और ये खुदरा हो गई। अब याद रखने वाली बात, औद्योगिक मूल्य जारी कौन करता है, तो श्रम ब्यूरो शिमला है हिमाचल प्रदेश वाला, वहाँ से। राजस्थान में मापन हेतु इसमें 3 शहर है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। और ये सारे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में बने हुए हैं, हमने टेस्ट सीरीज भी तैयार कर रखी है यस गुरु एप्लीकेशन पर। और जिन विद्यार्थियों ने ली है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कैसे हैं क्वेश्चन, लेवल कैसा है। तो वहाँ आपको सब चीज़ें अभ्यास के लिए मिलेगी। तो आप लिंक है डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे, आप ज़रूर उसमें करें, विजिट करें। तो 3 केंद्र है राजस्थान में औद्योगिक श्रमिकों के मूल्यों को मापने के लिए। एक तो है अलवर, देखो अलवर पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है तो इसलिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए। दूसरा भीलवाड़ा भी है, वस्त्र नगरी है, पूरा औद्योगिक क्षेत्र है। और राजधानी जयपुर भी है। पहले अजमेर हुआ करता था, अब अजमेर को हटा के अलवर को बना दिया है। ठीक है, अब इनमें क्या क्या रहा है, जैसे अलवर का रहा है वृद्धि दर 4.38, भीलवाड़ा की रही है 6.92, जयपुर की रही है 6.04। ठीक है, तो सर्वाधिक कहाँ की है, भीलवाड़ा की है। थोड़े ये भी ध्यान रख सकते हो भीलवाड़ा की। बाकी 3 शहरों के नाम आप ज़रूर याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। 4 ऑप्शन दिए, कौन सा शामिल नहीं है, और आराम से आप जो है वहाँ आता है तो कर दोगे। तो ये नवंबर 2022 तक के डाटा है, सबसे ज़्यादा वृद्धि यहाँ पे हुई। तो राजस्थान में 3 केंद्र है। ठीक है, और भारत की बात करें तो भारत स्तर के ऊपर सभी राज्यों की मिलाकर ओवरऑल जो है वो रही 5.66% वृद्धि। मतलब पिछले साल जो भाव थे ना वो 5% और बढ़ गए। अब 2016 में 100 रुपये में कोई चीज़ आ रही थी तो वो अब फिर अगले साल बढ़ी, उससे अगले साल बढ़ी, इस साल 5% और बढ़ गई पिछले साल से।
तो ये हुआ क्लियर आपके। याद रखने लायक चीज़ें, शिमला 2016 3 केंद्र, ठीक है, और भारत का ये स्कोर 5.66, इसमें सबसे ज़्यादा भीलवाड़ा का। दूसरा जो है वो कृषि श्रमिक, भाई इंडस्ट्री में काम करने वालों का हो गया। अब खेती में काम करने वाले जो मजदूर है उनके लिए भी ये शिमला ही है श्रम ब्यूरो। आधार वर्ष यहाँ देखो इम्पोर्टेंट है 1986-87, क्योंकि कृषि के मामलों में जैसे जो है गवर्नमेंट का मानना होगा कि भाई जैसे भाव पुराने चलने दो एक बार, तो 86-87, तो 86-87 यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगर पढ़ा हुआ नहीं है तो कोई भी विद्यार्थी इतना पुराना आइडिया नहीं लगाएगा कितना पुराना तक हो सकता है क्या। अगला है ग्रामीण श्रमिकों के लिए, तो ये भी श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा, तो 3 हो गया ना, औद्योगिक श्रमिक, कृषि श्रमिक और ग्रामीण श्रमिक। अब है मिक्स, ग्रामीण, शहरी और संयुक्त, इनके लिए जो CPI है ये अलग है। इन 3 के लिए तो है शिमला, और इनके लिए है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, ठीक है, ये नई दिल्ली। एक NSSO है वो शायद कलकत्ता उसका मुख्यालय है। दोनों में कोई फ़र्क है क्या, आप कमेंट करके बताना, या सेम ही है क्या है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नई दिल्ली, ठीक है, इसके द्वारा ये जारी किए जाते हैं मिक्स वाले, और आधार वर्ष 2012 है। अब आप सोचेंगे आधार वर्ष कौन कौन से, कैसे हैं, कितने, नहीं ज़्यादा नहीं है, 3 या 4 ही हमने याद किए हैं। कौन से? एक तो 2011-12 स्थिर मूल्यों पर हम देखते हैं प्रति व्यक्ति आय वगैरह वो। उसके अलावा हमने देखा 86-87 सबसे पुराना खेती वाला। औद्योगिक श्रमिकों के लिए तो लेटेस्ट ही है 2016, क्योंकि इंडस्ट्री में तो क्या है भाव वगैरह तेज़ी से बढ़ते हैं, इस हिसाब से आप थोड़ा जोड़ के याद रख लेना चीज़ों को, ठीक है। और ग्रामीण वाले हैं 2012, ये 11-12 था, ये 12 है, तो ज़्यादा कोई नई चीज़ इसमें नहीं आई है, ठीक है। अब हम देखेंगे 2 चीज़ वापस थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। ये पहले मैंने इसलिए बताई है कि आपको पहले वाली जो ये है GDP GSDP, ये हालांकि हम उसमें पढ़ चुके हैं, किस में, अभी जो क्लासेज की थी उसमें, फिर भी यहाँ रिवीजन होगा, कुछ नई बात मिलेगी तो आप देख लो। और देखने की नहीं इच्छा, आपको पहले वाला याद है तो फिर कोई बात नहीं। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या बोलते हैं उसको? ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, यानी राज्य का सकल मतलब टोटल खर्चे वर्चे सब मिला के, ठीक है। तो बिना दोहरी गणना किए हुए, दोहरी गणना कैसे होती है कि जैसे मान लो राजस्थान में गन्ना उत्पादन हुआ, मान लो कितना टन में हुआ, तो उसके भाव भी गिन लिए कितने का, तो गन्ना हो गया। फिर उसी गन्ने से चीनी बना दी, तो उस चीनी के भी गिन लिए कि इतने करोड़ की चीनी हो गई, इतने करोड़ का गन्ना हो गया, तो डबल गिनती हो गई ना। गन्ने से जिससे चीनी बन गई तो केवल चीनी के गिनो, जिस गन्ने को केवल जूस में लिए बेचा है तो उसको जूस में गिनो, डबल मत गिनो। तो बिना दोहरी गणना किए हुए एक निश्चित अवधि क्या है, 1 साल है, और वही वित्तीय वर्ष है, में उत्पादित समस्त वस्तु और सेवा, वस्तु जैसे गन्ना चीनी वगैरह, सेवा में क्या आ जाता है, जितने भी सरकारी कर्मचारी है उनको पेमेंट किया जाता है, तो वो खर्चा नहीं है, वो सेवा है। जैसे कोई डॉक्टर है वो अस्पताल में सेवा दे रहा है, ठीक है, फ्री है, अपन तो गए दिखा के आ गए। डॉक्टर को सैलरी सेवा कौन दे रहा है? सरकार। तो सरकार वो उत्पादन ही हो गया ना एक तरह से, तो वस्तु और सेवा। उसके अलावा व्यापारियों का काम है और वो सब सेवा में आ जाता है टोटल। तो के मौद्रिक मूल्य, वस्तु का मौद्रिक मूल्य कितने की आई, सेवा कितने की पड़ी, तो वो मौद्रिक मूल्य हो गया रुपयों में फड़ा के। उसके योग को सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है। समझ गए ना? 1 साल और उत्पाद और सेवा 2 शब्द ये, 1 साल ये, और बिना दोहरी गणना किए जो भी टोटल हुआ उत्पादन वो सारा का सारा मौद्रिक मूल्य, ठीक है। अब GSDP के 2 प्रकार होते हैं, एक तो प्रचलित कीमतों पे वर्तमान में क्या चल रहा है, और एक स्थिर कीमतों पे 2011-12 वाला। सकल राज्य घरेलू उत्पाद अगर हम पुनः देखें प्रचलित कीमतों पर, हमने पहली जो क्लास थी उसमें 21-22 पर फोकस किया था, पहले आपको वो याद करवा दिए। अब हम 22-23 जो है यानी जो अनुमानित है, परंतु क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, तो अब ये याद करवा देते हैं आपको। तो राजस्थान का 22-23 में 14 लाख करोड़ और पिछले साल था 12 लाख करोड़ कुल, ठीक है। तो सीधा इसे नॉर्मल ध्यान में रख लो, 14-12 12 लाख करोड़ पिछली बार था, इस बार बढ़ गया 14 लाख करोड़ जो होगा। तो वृद्धि जो है वो 16% है, किस पे? ये है प्रचलित कीमतों पे, ठीक है, पिछले साल की तुलना में। और ये जो 21-22 है उसमें थी 19%। आप सोचेंगे पिछली बार ज़्यादा कैसे थी, इस बार कम कैसे? कारण है
उससे पिछली बार और ही कम थी 2021 में। 2021 वो कोरोना वाला काल था, उसमें तो माइनस में चली गई थी, तो फिर अचानक वापस बढ़ी ना, तो इसलिए 19 ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है। अब भारत का है 273 लाख करोड़। अब देखो राजस्थान का तो है 14 लाख करोड़, इसका 273 लाख करोड़। भाई जैसे मान लो 10 राज्यों का देखें तो 140, 20 का हो गया, 14 दूनी 28, तो लगभग अपने राज्य है 28, उस हिसाब से पूरा भारत का जो है वो 273। भारत की वृद्धि रही है 15, राजस्थान की रही है 16। ठीक है। राजस्थान की जीएसडीपी, भारत की जीएसडीपी का कितना है? 5%, 5% है। कौन सा 5% है भाई? जैसे भारत की तो है 273 लाख करोड़, ठीक है, और राजस्थान की है 14 लाख करोड़, तो ये 14 लाख इसका कितना है? 5%। भाई हम 5% योगदान देते हैं भारत में। अब भारत और राजस्थान क्षेत्रवार संरचना प्रचलित मूल्यों पर, तो देखो कृषि, ठीक है, भारत की 18% योगदान रहा कृषि का 2022-23 में, उद्योग का 28 रहा, 18, 28, 53। भारत का है 18, यानी एग्रीकल्चर का 18%। 100 रुपये अगर कमाए जा रहे हैं कुल, तो कृषि से 18 रुपये आ रहे हैं, सीधी सी बात। ठीक है। तो 18, अब जो जैसे 273 लाख करोड़ है उसका आप 18% से निकाल लो, तो इतना एग्रीकल्चर से आया। तो 18, 28, 53, 18, 28, 53 ये तो भारत का है। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र हैं। राजस्थान का 28, क्यों? देखो राजस्थान एक कृषि प्रधान पूरा राज्य है यहाँ पे, और बाकी काम के बजाय 28 और 27 है। राजस्थान का ये बराबर सा ही है लगभग, 28, 27, 28, 27, और बच गया वो ये 43, 28, 27, 43। ठीक है। अब कृषि में क्या क्या आ जाता है? फसल आई जाती है, जितनी भी प्रकार की फसलें बोते हैं, रबी, खरीफ, जायद, सब। पशुपालन भी आ जाता है, जो प्राथमिक क्षेत्र है ना। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, एक तो कृषि है, दूसरा है उद्योग और तीसरा है सेवा। तो कृषि में केवल खेती नहीं है, खेती से जुड़े हुए सारे जो प्राथमिक उत्पाद है, पशु, डेयरी आ गया, पशु से जैसे मान लो दूध प्राप्त हुआ तो वो, ऊन प्राप्त हुई तो वो। अब ऊन प्राप्त हुई सीधी, मगर वो फैक्ट्री में जाके उसकी स्वेटर बन गई तो फिर वो निर्माण में आ जाएगा। वानिकी, पेड़ पौधे और मत्स्य, ये इसमें आ जाते हैं। उद्योग में खनन, विनिर्माण, खनन जैसे खान वगैरह से, विनिर्माण कोई निकाला किया, विद्युत, गैस, जलापूर्ति, उपचारात्मक सेवाएं, निर्माण क्षेत्र। और सेवा में क्या आ जाता है? व्यापार, जितने भी दुकानदार वगैरह हो रहे, होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन, पर्यटन, भंडारण, संचार, वित्तीय सेवाएं, लोक प्रशासन, जितने भी कर्मचारियों को दिया गया पेमेंट, रेलवे और अन्य सेवाएं, बस वगैरह, रोडवेज वगैरह सब, तो ये सेवा क्षेत्र इसमें आ गया। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना आपको। अब देखो सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर, अभी हमने कौन सा देखा? प्रचलित के ऊपर, प्रचलित मूल्यों पर। तो प्रचलित पे थोड़ा ज़्यादा रहेगा, 14 लाख, 12 लाख, याद है ना? 273 भारत का, राजस्थान का 14, 12 है ना। 14, 12 कैसे है? याद आया क्या? पुनः देखो 14, 12 जैसे है ना, 14 इस साल का, 12 पिछले साल का, तो इस साल का 14 है, 16% की वृद्धि है। अब देखेंगे हम इस पे स्थिर मूल्यों पे, तो इस पे जो है थोड़ा सा क्या रहेगा? कम रहेगा। जीएसडीपी में मूल्य परिवर्तन, मुद्रास्फीति के प्रभाव को शून्य करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना हेतु, देखो जीएसडीपी में मूल्य परिवर्तन या मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति तो होती है ना, मूल्य तो बढ़ जाते हैं। अब आप ये नहीं जोड़ेंगे हम जैसे कि भाई टमाटर भी 200 रुपये किलो है या मान लो 150, तो वो तो कभी कभार अचानक घटना होती है, केवल उस एक वस्तु से नहीं होता, इसलिए बहुत सारी वस्तुओं की सूची होती है। तो मुद्रास्फीति भी फिर भी हर साल 2 साल 3 साल से कीमतों में बढ़ोतरी होती है। आज से मान लो 5 साल पहले 100 रुपये आप लेके जाते बाजार, तो जितना सामान आता उतना आज नहीं आएगा। तो मुद्रास्फीति के प्रभाव को शून्य करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं, दोनों चीज़ें आती है इसमें, वस्तु भी आएगी, सेवा भी आएगी, कि मूल्य की गणना हेतु आधार वर्ष, यानी एक आधार वर्ष तय कर दिया जाता है कि भाई चलो अभी तो भाव है, मान लो इस साल टमाटर 200 है, पिछले साल 200 नहीं थे, पिछले साल या 2 साल पहले नींबू 400 रुपये किलो थे। तो इसलिए हम केवल एक, ये वर्तमान में तो क्या है, भाव चेंज हो जाते हैं प्रचलित कीमतों पे, पर एक स्थिर मूल्य कर रखे हैं 2011-12 के, उस पे क्या है कि भाव चेंज जो है वो नहीं होंगे, कि उस समय वो फिक्स मान के कुछ चीज़ों को कर रखा है। तो मुद्रास्फीति से बचने के लिए, प्रभाव को शून्य करने के लिए एक निश्चित वर्ष की कीमतों का उपयोग करके स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी की गणना की जाती है। तो ये टोटली बिना खर्चे
परंतु स्थिर मूल्य जो है 11-12 वाले उसके अनुसार कितना हुआ, उसके अनुसार, ठीक है ना। जैसे मान लो कई बार कहते हैं, हम चर्चा करते हैं, हमारे साथ में सीनियर गुरुजन होते हैं, उनसे बात आती है तो कहते हैं कि हम 85 में लगे थे, हम 1980 में नौकरी लग गए थे, उस समय है हमें तनख्वाह कुछ नहीं मिलती थी, कहते हैं 300 रुपये महीने के मिलते थे, 400 रुपये महीने के मिलते थे, और आज 50,000 रुपये मान लो मिलते हैं, 40 मिलते हैं, किसी को 60 मिलते हैं। तो हम वापस चर्चा करते हैं कि महंगाई भी उस हिसाब से बढ़ गई, उस समय 400 रुपये मिल रहे थे, तो फिर वो बताते हैं कि हाँ उस समय सोना का जो भाव है भरी का, यानी 10 ग्राम का, वो भी 400-500 रुपये था, यानी एक महीने की तनख्वाह से 1 ग्राम सोना खरीदा जा सकता था। और अब जो भाव है, अब जो तनख्वाह है उससे भी वही भाव है, सोने के भाव उतने ही हैं। तो उस हिसाब से बात क्या आती है कि भाई हम पहले से स्थिर मूल्यों पे गणना करते हैं तो फिर ये कम आएगा, समझ गए। तो 2022-23 तो 7.99 लाख करोड़, जबकि इस पे परस्लित पे क्या है, कितनी थी, 14 लाख, ठीक है। 21-22 में 7.39, जबकि वहाँ पे 12 लाख, तो 5-1 का फर्क आ रहा है ना। तो वृद्धि है 8% की, वहाँ पे है 16% की। भारत की जीडीपी स्थिर कीमतों पर हमने भी देखी, 273 तो थी परस्लित पर, स्थिर पर 157 है। भाई 10 साल पहले के मूल्य से तुलना करेंगे तो कमी होगी ना, तो 157 और 7% की वृद्धि हुई है। राजस्थान की 5.07, उसमें इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं, वो 5% है। स्थिर बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवार संरचना, तो कृषि राजस्थान के 28, 27, 43, वो ही है लगभग, थोड़ा सा फर्क है। वृद्धि दर कृषि में हुई है 5% एक साल में, 6% और 10%, 5-6-10, 5-6-10, ठीक है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, मुझे लगता है ज़रूर आप इन डाटास को पढ़ तो लेते हैं, समझ में भी आ जाते हैं एक बार के, फिर थोड़ी देर बाद सोचते हैं याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कितना था क्या था। आप कन्फ्यूज़ ना होइए, आप अभी एक बार पढ़ के छोड़ दो, एक बार आप PDF की रीडिंग लगा लेना, उसके बाद में एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले, 2-4-5 दिन पहले एक बार और लगा लेना रीडिंग, तो उससे फिर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा ना उसको आप निश्चित रूप से देख कर आप सही कर दोगे। इसके लिए आप PYQ देख लो, जो कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं, RS परी के हैं, उनको आप देखो, पिछले ईयर के सवाल आपको हमने भी बुक निकाल रखी है RPD के थ्रू, वो देख सकते हो, कोई और किताब देख सकते हो, या RPSC की वेबसाइट से देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे वृद्धि दर का पूछा जाता है, और ये जो प्रति व्यक्ति आय उसका पूछा गया है, ठीक है। GDP का भी पूछा गया है कभी कभी, और हमने जो क्वेश्चन बनाए हैं मॉडल क्वेश्चन, उनको भी आप प्रैक्टिस कर लो, तो आपको लगेगा कि हाँ आपको आ रहा है, ठीक है। तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद ये जो है ये कितना रहा, तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा सकल, अब है शुद्ध खर्चा निकाल के, तो GSDP स्थायी पूंजीगत उपभोग, NSDP। देखो शुद्ध राज्य जो घरेलू उत्पाद है ये कैसे निकलता है, GSDP जो है यानी जो सकल है उसमें से स्थायी पूंजीगत उपभोग जो है ना, स्थायी पूंजी का जो खर्चा हुआ, स्थायी पूंजी तो फिर हर साल उसका मूल्य ह्रास भी तो होता है ना। पिछले साल कोई चीज़ 10 लाख की थी, तो अब उसको घिसाई हो गई, पुरानी हो गई, तो उतने की थोड़ी है, तो वो उसको सबको घटा के तो माइनस कर दिया, ये माइनस है, स्थायी पूंजीगत उपभोग को घटा दो, तो पीछे जो बचेगा वो नेट बचेगा, शुद्ध SDP NSDP बचेगी, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद बचेगा, यानी खर्चे घटा के, सीधी सी बात है। तो परस्लित के ऊपर क्या रहा और स्थिर के ऊपर क्या रहा, तो 2021-22 में 10 लाख करोड़, 22 और 23 में 12 लाख करोड़, ठीक है, 12, जबकि वैसे है 14 कुल और यहाँ है 12। वृद्धि हुई है 16 और स्थिर मूल्यों पर 6 लाख, वृद्धि हुई है 8, ठीक है। 2021 ये भी एक लाइन याद रख लेना, 20 और 21 में ऋणात्मक थी, -3.34, ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय अभी हमने देख ही ली। तो ये थोड़ा डाटाओं का है, डाटा थोड़े से कठिन होते हैं याद रखना, पर एक बार समझ के आप छोड़ दोगे ना तो भी आप 50% तो याद कर ही लोगे। तो निश्चित रूप से क्लास अच्छी लगी होगी, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।